बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बार बार पेपर में रिपीट हो चुका है, हर बोर्ड में रिपीट हो चुका है। पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं, वह वो आपके केबी के हैं, वह वो आपके पंजाब के हैं, सिंध के हैं, या AJK के हैं, या आपके पास बलूचिस्तान के फेडरल के। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेलोस्फेरिकल शेल। ठीक है कि आपके पास कोई हेलोस्फेरिकल शेल है, ये आपके पास कोई शेल है। इस हेलोस्फेरिकल शेल के ऊपर यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने, ठीक है, हेलो बलून भी इसको कह सकते हैं। तो कहता है इसकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें कि इसके अंदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब देखें, जब भी आपने कहा कि हमने, ठीक है, सरफेस लिया है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देन हमने कहा था कि हम इसके कहते हैं गाशियन सरफेस लेंगे, क्या लेंगे, कि एक गाशियन सरफेस लेते हैं जो आउट है और एक गाशियन सरफेस यहाँ पे ले रहे हैं कि जो इनसाइड है। अब देखें, उसने क्वेश्चन में कहा कि इनसाइड है, तो हमने इनसाइड देखा है गाशियन सरफेस। जैसे ही हमने इनसाइड गाशियन सरफेस को यहाँ पे रखा तो हमने देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आउट ऑफ द सरफेस। चार्ज किधर है? आउट ऑफ द सरफेस है। जब चार्ज आउट ऑफ द सरफेस है तो इनसाइड चार्ज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ध्यान में रख देना है। पहले ही आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड चार्ज ज़ीरो है। अगर इनसाइड चार्ज ज़ीरो है तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड कितना होगा, उसके लिए आप लिखते हैं एस, कि आपको अच्छी तरह पता है कि फ्लक्स का फार्मूला जो होता है, एक तो होता है E.A होता है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। दूसरा हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला गाजेस लॉ, क्योंकि हम स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं और गाजेस लॉ की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो देन वो क्या है, 1/ε0 × Q। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बनता है, कंपेयर करने से E.A इज इक्वल टू Q/ε0। अब गौर से देखें तो आपने एक कंडीशन ऊपर लिखी है Q0 है, तो E.A इज इक्वल टू 0/ε0। आपको पता है एनीथिंग, ठीक है, 0/एनीथिंग इज 0 हो जाता है, तो E.A इज 0। अब यहाँ पे देखें कि एरिया, क्या शेल मौजूद है या नहीं है? शेल मौजूद है। अगर शेल मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि इसका एरिया तो 0 नहीं है, ए इज़ नॉट 0। बट इसके साइड इन साइड देखें तो फील्ड ऑफ लाइन नहीं है, इसका मतलब फील्ड ऑफ लाइन ना होने का मतलब यह है कि ई क्या है यहाँ पे 0। तो विच शो दैट, जो हमें बताता है, जो हमें शो कर रहा है ई इज़ नेसेसरी 0, कि ई नेसेसरी 0 है इनसाइड द बलून, इनसाइड द रबर बॉल, इनसाइड द, ठीक है, हेलोस्फीयर, इफ़ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड दी सरफेस, चार्जेस आउटसाइड है। और अगर इन्हीं चार्जेस को इनसाइड रख दें तो दैट रिजल्ट कुछ और होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। हायर क्लासेस में हम इसको डिस्कस भी करते हैं और देखते भी हैं इस को। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपने देखी गाजेस लॉ की, जिसके अंदर आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल शेल या कोई भी हमारे पास इस तरह की बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें चार्ज को हम आउट ऑफ द सरफेस रखेंगे, जब भी चार्ज को आउट ऑफ द सरफेस रखेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, कि आपके पास या आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए कि चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउट हैं, तो इनसाइड द चार्ज जो है वो उसकी वैल्यू 0 होगी। और जब इनसाइड द चार्ज 0 होगा तो देन आपके पास फील्ड की वैल्यू भी वहाँ पे नेसेसरी 0 होनी चाहिए। दैट इज़ अ कंडीशन, ये हमारे पास इसकी कंडीशन है और ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है किसकी, गाजेस लॉ की, एंड ठीक है। और ये आपके पास पेपर में MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन पे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शीट ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है गाजेस लॉ की और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हर दूसरे साल पेपर को उठा के आप देखेंगे, उसमें आपको नजर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस, कि आपके पास ये क्या है, एक शीट है, ठीक है, और इस इन शीट के ऊपर आपके पास जो है चार्जेस इनफिनाइट है। इनकी तादाद इतनी है कि जो आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट के ऊपर, ठीक होगा। तो इस शीट का जो सरफेस एरिया है वो ये है,
इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्यू है, ठीक हो गया। यहाँ इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चार्ज हमारे पास कितने हैं, क्यों, एरिया इसका कितना है ए, तो देन इसकी हमारे पास जो चार्जेस की डेंसिटी है, ठीक है, वो कितनी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक हो गया। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखते हैं इक्वल टू क्यू ओवर ए। और सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करके लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ए इज़ इक्वल टू क्यू। ठीक हो गया। अब हमने कहा चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उन चार्जेस की मकदार जो है वो सिग्मा ए के बराबर है। ठीक हो गया। अब हमने कहा था जब भी हम इस चीज़ को या इसके ऊपर अलगाज़िस लॉ को एप्लीकेबल करेंगे तो दैन इसके ऊपर कोई गाशियन सरफेस लेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर जो है, ठीक है, कोई ये सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस है। ये क्या है, इसके अंदर कोई सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस है। अब ये जो सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस ली है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो देखें फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही हैं और इस सरफेस की भी हमारे पास साइड इधर है, इधर फील्ड ऑफ लाइन इधर आ रही है और इस सरफेस की भी हमारे पास एंगल, सरफेस का एंगल जो है हमारे पास फील्ड ऑफ लाइन से वो, ठीक है। तो दोनों साइड्स के ऊपर आपने देखना है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी ज़ीरो है, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। और यहाँ पे भी अगर देखें थीटा की वैल्यू ज़ीरो है ड्यू टू पैरेलल के फील्ड ऑफ लाइंस और एरिया ऑफ दी गाशियन सरफेस जो है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। और अगर जब पैरेलल टू ईच अदर होंगी तो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि आपने कहा था कि वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा और जब मैक्सिमम फ्लक्स होगा तो दैन एंगल की वैल्यू ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, देखें आपके पास गाशियन सरफेस का एरिया कि वो आपके पास इस साइड पे है, इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन ये देखें, चार्जेस की डायरेक्शन अपवर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इस जो सर्कुलर पाथ, जो ये कर्व पाथ बन रही है, इस कर्व पाथ के ऊपर जो आपके पास एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि दो साइड्स के ऊपर, जिसको हम साइड ए कह देते हैं और दूसरी को साइड बी कह देते हैं, इन दो साइडों के ऊपर ये पैरेलल है, बट साइड सी जो है यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ये आपने माइंड में रखना। तो देन हम क्या करते हैं, ठीक है, फॉर साइड ए, फॉर साइड ए क्या हम साइड ए के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, फ्लक्स, ठीक है। तो उसको हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे किससे, फाई ऑफ ए से। अगर हम उसको फाई ऑफ ए से डिनोट करें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई डॉट ए, या हम फ्लक्स फाई ऑफ ए को कह देते हैं ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर देखें ए के ऊपर तो हमने कहा थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो देन आपके पास क्या गया, फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। अब हमें अच्छी तरह पता है कि कॉज ऑफ 0 किसके बराबर होता है, तो कॉज ऑफ 0 1 के बराबर होता है। तो दाना हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ई ए इंटू 1 और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ई ए। कहते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब लिखते हैं यहाँ पे फॉर साइड बी। साइड बी के लिए क्या, फ्लक्स। तो साइड बी के लिए फ्लक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो हमने कहा था फाई ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट ए, उसी तरह लिख दें, या फाई ऑफ बी इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0। बिकॉज अगर आप गौर से देखें तो देखें फाई ऑफ बी के ऊपर भी हमारे पास एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे कॉज ऑफ 0 पुट करेंगे। अगर कॉज ऑफ 0 तो फाई ऑफ बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा,
ई ए इंटू 1। यहाँ पर एक कंडीशन ये लिख भी लें यहाँ पे एज काज ऑफ 0 इक्वल टू 1 के काज ऑफ 0 1 के बराबर होता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, MCQs भी आता है ये। अब दोबारा से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो दैन हमारे पास जो है क्या आता है कि हमारे पास 5b की वैल्यू आ जाती है। उसको हम देखते हैं 5b की वैल्यू कि वो भी हमारे पास ई ए आ। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फाई ऑफ b इज़ इक्वल टू ई ए। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ अब साइड सी के लिए जाते हैं। साइड सी फ्लक्स, तो फ्लक्स सी इज इक्वल टू ई डॉट ए उसी तरह ले लिखते हैं, और फाई सी इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। गौर से अगर आप देखें तो आपने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन और ठीक है इमेजिनरी सरफेस की जो डायरेक्शन है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ रही हैं। तो देन क्या आ जाएगा, फाई ऑफ सी इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90। और आपको पता है कॉज ऑफ 90 के क्या होता है, तो ई ए इंटू 0 लिखते हैं। कॉज ऑफ 90 इज इक्वल टू 0 कि कॉज ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 0 के। यहाँ पे इसी को लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में अगर देखें तो हमारे पास फाई ऑफ सी किसके बराबर हो गया, 0 डिग्री के। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है ये जो इक्वेशंस बन गई है, इनमें हमने फ्लक्स फाइंड किया तीनों सरफेस के लिए। अब हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, क्योंकि गाउस लॉ की डेफिनेशन थी टोटल, ठीक है, फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हम उसको इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। टोटल फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी प्लस फाई ऑफ सी। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स का फार्मूला है। हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ फाई ए, फाई बी एंड फाई सी। ठीक है, फाई ए, फाई बी और फाई सी की जो वैल्यू है हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से। तो देन हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए प्लस 0। अब देखें हमारे पास तो फाई ऑफ टोटल इज इक्वल टू, ये दोनों एक जैसे हैं, 2E A। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई टोटल फ्लक्स के लिए। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन ए। बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, क्योंकि एप्लीकेशन गाउस की है, तो गाउस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। इक्वेशन बी क्लियर हो गया। अब दो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो कहते हैं कंपेयर इक्वेशन 1 एंड, ठीक है, कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी, कि जो हमारे पास ए इक्वेशन बनी है और बी बनी है, दोनों को आपस में आप क्या करने लगे, हम कंपेयर करने लगे। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमारे पास एक तरफ आ गया 2EA और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। बट इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम गौर से देखें तो हमने इक्वेशन 1 में क्या लिखा था कि Q बराबर होता है सिग्मा ए के। क्लियर हो गया। सो 2EA, तो देन हमारे पास देखें कि हमारे पास Q की वैल्यू है, ये सिग्मा ए लिखी है, इसको हम पुट कर देते हैं सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई जिसको इक्वेशन सी कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है कि हमारे पास वहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस की इंटेंसिटी कितनी।
अब यहाँ पे देखें हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा, बार बार इसके बारे में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है एमसीक्यूज़ के अंदर के इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, इसकी यूनिट भी रखनी है 8.85 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर। और इसकी हमारे पास जो है ये फ्री, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ये दोनों चीज़ें आपने इसकी याद रखनी है। अब कहते हैं इसको इन वेक्टर फॉर्म लिखें। किस में लिखें? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, E = σ/2ε0 और R। ये R यूनिट वेक्टर इसलिए लिखा कि R रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन थी किसकी, गॉसेस लॉ की, विच शो, जो हमें शो कर रही है, वो बता रही है कि हमारे पास जब भी हम इमेजिनरी सरफेस के ऊपर, ठीक है, या इमेजिनरी सरफेस जब भी हम किसी इन्फिनाइट शीट के ऊपर यूटिलाइज़ करेंगे तो देन हमारे पास उसकी फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास उसका पोर्शन था। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, मीन्स के थर्ड एप्लीकेशन आ रही है। और वो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, तो हम फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट्स के लिए, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट के लिए क्या होती है। तो उस वक्त के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।